हेलो बच्चों, तो देखो भैया एक नया टॉपिक जिसका नाम है लोहा। लोहा को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल किसके बारे में जानेंगे? लोहा के बारे में जानेंगे। ठीक है, लोहा एक धातु होता है। तो सर इसमें आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ें? तो प्यारे बच्चों इसको हम जानेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो भैया लोहा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जाननी है वो हम समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या जाने? अभी तक हम लोगों ने धातु के निष्कर्षण कैसे करते हैं, धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, सारा चीज जान गए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली केवल और केवल किस पर फोकस करेंगे? लोहा को प्राप्त करने की विधि जानेंगे। ठीक है, लोहा एक धातु है, ये भी तो एक किसी न किसी खनिज पदार्थ से ही तो प्राप्त हुआ होगा। हाँ सर, तो देखो इसके कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट बच्चों, लोहा एक सक्रिय धातु होता है, एक्टिव धातु होता है, सक्रिय। ठीक है, और पहले बात आपको यह बता दूं कि जो लोहा का संकेत होता है वो Fe होता है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो इसको ना केमिकल की भाषा में फेरस भी बोला जाता है। ठीक है, फेरस, और फेरस का जो संकेत होता है वो Fe। ठीक है, तो आप इसको लोहा बोलो या आयरन बोलो, फेरस बोलो, उसका संकेत होगा Fe। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यह एक सक्रिय धातु है। ठीक, दूसरा पॉइंट, यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब सीधी सी बात है भाई, यदि वो सक्रिय है, एक्टिव है, तो स्वतंत्र तो होगा ही नहीं, वो किसी ना किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ा रहेगा, संयुक्त अवस्था में मिलेगा, वो यौगिक के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो फेरस लोहा एक सक्रिय धातु है जो कि संयुक्त अवस्था में मिलेगा। यहाँ पर लोहे के कुछ प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है अयस्क कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो हेमेटाइट, हेमेटाइट का फार्मूला है Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट Fe3O4। यदि फेरस 3 मतलब Fe3 और O4 हो तो उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। अगला सिडेराइट FeCO3। अगला सिडेराइट एक और होता है ये सिडेराइट है, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, है ना, ये गलत हो गया है, तो इसको देखना पड़ेगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये वाला आपका सिडेराइट ऊपर वाला। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक लोहे के कुछ प्रमुख अयस्कों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं कुछ और इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखो धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या होता है ये तो हमने पहले पढ़ चुका है, तो यहाँ पे क्यों बता रहे हो सर? तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली केवल और केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लोहा, मतलब लोहे के धातु कर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो धातु कर्म क्या होता है बच्चों? धातु को प्राप्त करने के लिए हमको जो मेहनत करना पड़ता है, जो कर्म करना पड़ता है, वो आपका क्या कहलाएगा? धातु कर्म कहलाएगा। ठीक है, तो देखो धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए जो धातु का निष्कर्ष वो प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है? आपका धातु निष्कर्षण कहलाता है। तथा होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न पद होंगे, जो भी आपको नियम कानून लगेगा, जो भी विधि रहेगी, उस विधि को क्या बोला जाएगा? धातु कर्म बोला जाएगा। ठीक, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया। अब लोहे का धातु कर्म क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, शुद्ध लोहा को प्राप्त करने के लिए जो भी विधि, जो भी प्रोसीजर होगा, वो क्या कहलाएगा? लोहे का धातु कर्म। अब लोहे को धातु कर्म को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो लोहे का अयस्क है, क्योंकि भाई लोहा तो आपको शुद्ध रूप में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो अयस्क के रूप में मिलेगा किसी न किसी, चाहे वो आपका ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, कोई भी हो। मतलब आपके जो लोहे के जो अयस्क होगा उसको खनन द्वारा ला लिए। अब इस अयस्क से अपने को केवल लोहा चाहिए, तो इस लोहे के अयस्क का रासायनिक अभिक्रिया पद अलग अलग पद होंगे, अलग अलग प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? शुद्ध लोहा मिलेगा। और ये सारी प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है बच्चों? धातु कर्म कहलाएगा। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए धातु कर्म, अब हमको तो पता चल गया लोहे के जो अयस्क होंगे वहाँ से अलग अलग प्रोसीजर द्वारा हम लोहे को प्राप्त करेंगे, और ये सारी अभिक्रिया, सारी प्रोसीजर, सारी विधि धातु कर्म कहलाएगी। किसकी? लोहे की धातु कर्म। अब आगे पॉइंट समझते हैं बच्चों। लोहे के धातु कर्म में बेसिकली एक यहाँ पे वात्या भट्टी होती है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना। ठीक है,
इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज बता दूं। सबसे पहले अयस्क आया, किसका? लोहे का अयस्क। सबसे पहले क्या आया? लोहे का अयस्क आया, ठीक। अब इस लोहे के अयस्क को अच्छे से कूट लिए, क्या कर लिए? अच्छे से कूट लिए। अच्छे से कूटने के बाद क्या किया बच्चों? अच्छे से कूटने के बाद सर हम इसका गुरुत्व पृथक्करण विधि कराए, ठीक है। ये सारा चीज हम पढ़ लिए हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी भारी जो धातु के, सिंपल सी बात है, धातु के जो कण होंगे वो भारी होंगे, तो भारी धातु के कण क्या होते हैं? वो नीचे में बैठते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है जिनका घनत्व कम होता है वो पानी के साथ नीचे बह जाता है। तो ये हम गुरुत्व पृथक्करण विधि में देखें। तो लोहे में भी गुरुत्व पृथक्करण विधि करेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अयस्क का क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं? निष्कर्षण, ठीक। अयस्क का क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। उसके बाद क्या? अयस्क का निष्कर्षण भी हो गया। अब उसके बाद लोहे के ऑक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? लोहे के ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा जी? जो कि लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। अब इस लोहे के ऑक्साइड को बच्चों आपको कौन सी विधि द्वारा? अपचयन विधि द्वारा इसको प्राप्त करने हैं, ठीक है। अपचयन विधि, जिसमें ऑक्सीजन को अलग किया जाता है धातु से, ठीक है, वो आपके अपचयन विधि। तो इस प्रोसीजर से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको, मतलब इस प्रोसीजर से हमको अब गुजरना पड़ेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब देखो, आप भट्टी पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं। अब भट्टी पे आ जाओ भैया। यहाँ पे भर्जित अच्छा कूटा हुआ अयस्क है, चूना पत्थर और कोक, सारे इस चीज को यहाँ से डाला जाता है, ठीक है। भर्जित अयस्क का आपका जो भी है लोहे का अयस्क होगा बच्चों, लोहे का अयस्क, ठीक है। और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या? कोक यानी कार्बन जी, कोक। इन सबको ऊपर से ऐसे इसमें डाला जाएगा। ये जो आपकी भट्टी है ये इस्पात का बना है, ठीक है। ये वाला पूरा आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसका वो इस्पात का बना है। और इधर आंतरिक भाग ये अग्निसह ईंटों से बनी है। ये जो आपके अंदर में जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला भाग अंदर का, वो अग्निसह ईंट, मतलब ऐसा ईंट जो अग्नि को सह पाता है, अग्नि को सह पाता है, वो अग्निसह ईंटों से ये इसकी दीवार बनी है। ओके, चलो ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन को समझना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो भाई, जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पहले क्या बनाएगा पता है? पहले बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा जो बहुत जहरीली होती है, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। उसके बाद, क्योंकि भैया इसमें कार्बन डाल रहे हैं, है ना, उसके बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो फिर से कार्बन के ही साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, समीकरण यहाँ पे देख लो संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं है, कर लो। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2, तो इस सामने में 2 लगाया, अब 2 ऑक्सीजन हो गए। अब कार्बन भी कितने हो गए? 2। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो सामने में मैंने लगा दिया 2। अब कितने बन गए? अब बन गए सर, एक सेकेंड, यहाँ पे CO2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे CO2, ठीक है। अब देखो C और CO2 बनाया। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर सामने में 2 लिखा। अब कार्बन कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस प्रकार से ये क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो गैसें बन रही है उसके साथ उष्मा भी निकल रही है, मतलब यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा, अब भैया ये भट्टी है तो अपने को ऊष्मा चाहिए, गरम गरम हवा चाहिए, तो ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न कराने के लिए अभिक्रिया हो रही है। इसमें कोक डाला जाता है, कोयला डाला जाता है। आप जानते हो ना, भट्टी में कोयला डालने से और ज़्यादा भभक के जलता है वो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है।
अब जाहिर सी बात है भैया ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो अब तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसको बड़ी हाई टेम्परेचर चाहिए। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसीजर देखो, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर दिया गया है। अलग अलग टेम्परेचर मतलब यहाँ पे खंड खंड में डिवाइड है और अलग अलग खंड में अलग अलग टेम्परेचर है। देखो सबसे ऊपर शुरुआत में आपको 400 से 900 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। 400 से 900 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो भट्टी के बीच वाला भाग है उसमें आपको 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, और सबसे नीचे में आपको देना पड़ेगा 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये नीचे की ओर आते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर इतना है, ठीक है, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस। अब होगा बच्चों इस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोयला डाल रहे हैं, कोयला डालने से और भभक के जलेगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इस प्रकार से इनका डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, आगे रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ये बन गया। अब देखो अब हम लाते हैं ऑक्साइड को। किसके ऑक्साइड? आयरन के ऑक्साइड। प्यारे बच्चों अब जो आयरन के ऑक्साइड होंगे, ठीक है, अयस्क होंगे आयरन के, इसको अब मैं यहाँ पे कर दूं। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो आयरन के ऑक्साइड होंगे क्या, Fe2O3, ये जो आयरन के ऑक्साइड हैं बच्चों वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएगा, और ये बनाएगा आयरन अपना फेरस आयरन बनाएगा प्लस CO2 गैस के रूप में ये रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, धातु चाहिए शुद्ध रूप में, तो यहाँ पे अब धातु शुद्ध रूप में हमको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन संतुलित नहीं है तो वो संतुलित कर लेंगे, ठीक है भाई। तो देखो संतुलित करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से कितने कार्बन है, एक, यहाँ पे एक कार्बन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, इधर 3 और 1 4। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, इधर लिख देते हैं, इधर बना देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कलर में लिख दूँ ताकि समझ में आए, रिएक्शन संतुलित हो रहा है। सामने में 2 लिखा, अब 2 दूनी 4, तो इधर भी कितने ऑक्सीजन हो गए आपके 4, लेकिन फेरस यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। अब समीकरण क्या हो गया, संतुलित नहीं हुआ है। अभी कार्बन इधर 2 है, इधर कितने हैं 1, तो सामने में क्या लिखता हूँ 2। अब कार्बन कितने हो गए 2, कार्बन 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और 2 5, गड़बड़ हो रहा है, जबकि इधर कितने हैं 2 दूनी 4। तो एक काम करना पड़ेगा अपने को ना, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3, अब 3 दूनी 6, अब 3 लिखा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपना 3, तब जाके संतुलित होगा। तो समीकरण एक बार में नहीं होता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और कम गलत करके भी सुधारना पड़ता है। तो देखो अब हो गया समीकरण संतुलित, तो इस प्रकार से समीकरण भी संतुलित हो गया। तो यहाँ पर जो आपके अयस्क होंगे, आयरन के अयस्क है फेरस ऑक्साइड, उनको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपको शुद्ध रूप में लोहा प्राप्त हुआ। अब ये लोहा कहाँ मिलेगा पता है, वो लोहा जो आपको यहाँ पे 2 परत होगी, कितने परत होंगे 2, तो यहाँ पे 2 परत है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला जो परत है जिसकी डेंसिटी कम होगी वो धातुमल होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो परत होगी, यहाँ पे ये आपका धातुमल है, धातुमल जिसका मतलब वेस्ट मटेरियल, वो क्या है, अशुद्धि है, ये आपकी अशुद्धि है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये अशुद्धि हो जाएगी। और नीचे में 2 परत है, एक ये वाला और दूसरा ये परत, ये है आपका पिघला हुआ लोहा, पिघला लोहा, ठीक है। यहाँ पे फेरस ही लिख दूँ, ये है आपका फेरस लोहा, पिघला लोहा, ठीक है, जो शुद्ध रूप में है, ठीक, जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पिघली हुई अवस्था में रहेगी। अब पिघली हुई अवस्था में रहेगी ना, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो अशुद्धि रहेगी उसका जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, भार होगा, वो कम होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा, मतलब लोहा का, शुद्ध लोहा का, उसका घनत्व ज़्यादा है तो वो नीचे की ओर होगी। तो यहाँ पे 2 नली लगी होगी, इस नली से आपके इस वाले नली से धातुमल को प्राप्त कर लिया जाएगा और इस नली से पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी वात्या भट्टी है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, तो ये रहा आपके लोहे के धातु कर्म का, किस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त, लोहे को किस प्रकार से प्राप्त करा जाता है, ठीक है। तो देखो भाई एक चीज तो छूट रहा है, क्या,
कि देखो भाई भर्जित अयस्क का तो आपने ये बता दिया सर, अब ये चूना पत्थर का क्या होगा, तो देखो भैया चूना पत्थर का क्या होगा, तो ये पे अंडरलाइन कर लो इसको। अब चूना पत्थर वाला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब देखो जो चूना पत्थर लिए हैं वो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे खेल हो जाएगा किसका, चूना पत्थर का खेल स्टार्ट होगा। अब देखो चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसको गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस पे, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे हम चूना पत्थर को गर्म करेंगे। अब होगा क्या, ये बना लेगा भैया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और क्या बनाएगा, CO2 गैस बना के ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना वो क्या है आपका, तो ये आपका चूना पत्थर और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को, ये जो आपके कैल्शियम ऑक्साइड बने हैं ना, उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, उसको हम रिएक्शन कराएंगे सिलिका, जिसका फार्मूला होता है SiO2। इस सिलिका के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि आपका अभी बताएंगे अभी, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब सिलिका, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलिका को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, ये सिलिका है, ठीक है। इस सिलिका के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा CaSiO3। यही क्या है बच्चों, यही धातुमल है। ये क्या है आपका धातुमल, ये धातुमल बन जाएगा, ठीक है। अब यही धातुमल है जो यहाँ से निकलता है, जो कि अशुद्धि है आपके। ये धातुमल असल में क्या है, ये धातुमल का फार्मूला क्या है, CaSiO3। ये धातुमल यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इनका जो घनत्व होता है कम होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा, ये सारी पिघली हुई अवस्था में रहेंगी और यहाँ से आपका पिघला लोहा आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों पिघले लोहे में भी बहुत मात्रा में कार्बन मिला होगा, जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं, तो उसको भी प्यूरिफिकेशन अलग अलग विधि से किया जाता है और इस प्रकार से अलग अलग ग्रेड के लोहे बनाए जाते हैं, जैसे पिघला लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोहे का फिर से शुद्धिकरण करा जाता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा जी, आपको आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दो। जय राम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।